चलिए आज का टॉपिक देखते हैं व्यंजन। और व्यंजन के अंतर्गत हमने क्या क्या समझना है, जिनमें हमने पहले जानना है उच्चारण के आधार पर व्यंजन। उसके बाद जानेंगे हम घोषोत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, सघोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। ये सभी क्या होते हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन सी ध्वनि आती है और इन्हें याद कैसे करना है, इन सभी के ऊपर हम चर्चाएं करेंगे। कल का जो टॉपिक था, कल का टॉपिक पढ़ा था हमने प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। इसके अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि हमने समरूप व्यंजन समझा, द्विगुण व्यंजन समझा, व्यंजन गुच्छ समझा और संयुक्ताक्षर समझा। इन सभी पे तो हमने कल चर्चा ही कर ली थी। आज जो पढ़ना है, आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा उच्चारण के आधार पर व्यंजन। इन सभी के ऊपर वार्ता करते हैं कि उच्चारण के आधार पर कौन कौन से मुख्य टॉपिक हमने पढ़ने हैं और समझने हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये व्यंजन लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक, इन व्यंजनों को समझते हैं और इन व्यंजन के माध्यम से हम इन सभी टॉपिकों को जानेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम क की बात करें तो क वर्ग यानी क ख ग घ अंग, इस क वर्ग में कितनी ध्वनियां हैं तो आप सभी जानते हैं 5 ध्वनियां हैं। अगर हम इनकी गणना इस तरीके से करें, जैसे 1 2 3 4 5, तो ऐसे में भी इनकी संख्या कितनी आती है, 5 है। तो वर्ग कितने हैं, वर्ग भी आपके पास कितने हैं, 5 है। और प्रत्येक वर्ग में कितनी ध्वनियां हैं, 5 है। ठीक है, कहने का मतलब सीधा कि अगर हम इधर को गिने इनकी संख्या तब भी 5 है और नीचे को गिने प्रत्येक वर्ग की संख्या तब भी 5 है। और ये हम कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं, क से लेकर 9 तक की, जो आपके कॉलम के अंदर रखे हैं इन सभी की बात कर रहे हैं कि इनकी इधर को संख्या 5 है और इधर को संख्या 5 है। अगर इनकी कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या इनकी कितनी है, 25 है। जब इधर को 5 है इधर को 5 है तो 5 गुणा 5 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। और इनके माध्यम से हमने सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण कैसे समझने हैं ये जानेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि जो हमारा उच्चारण के आधार पर है, उच्चारण के आधार पर जो बांटा गया है, इनको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, जिनमें पहला रहेगा आपका घोषत्व के आधार पर, दूसरा रहेगा प्राणत्व के आधार पर। अगर हम घोषत्व के आधार पर बात करें तो घोषत्व के आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन है, 2 प्रकार के, जिनमें पहला सघोष रहेगा, दूसरा अघोष। ठीक है, अब हमें समझना ये है कि सघोष ध्वनियां कैसी होती हैं और अघोष ध्वनियां कैसी रहती है। अगर हम सघोष की बात करें तो सघोष सभी ऐसी ध्वनियां होगी, सभी ऐसी व्यंजन ध्वनियां होगी जिनको बोलते समय स्वर तंत्री में गूंज तथा कंपन पैदा होगी, यानी गले में गूंज तथा कंपन पैदा होगी, उन्हें क्या बोला जाता है, सघोष बोला जाता है। और उसके बाद है उसका ठीक विपरीत अघोष। अगर सघोष में गूंज तथा कंपन पैदा होती है तो अघोष में गूंज तथा कंपन पैदा नहीं होती। अब देखना यह है कि सघोष के अंतर्गत इन सभी ध्वनियों में से कौन कौन सी ध्वनियां आती है। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर सघोष की बात की जाए तो सघोष में कुल कितनी ध्वनि आती है, 31 आती है, यानी 31 व्यंजन आते हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो यहां पर जैसे अगर हम सघोष की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाएगा, सघोष। तो आप जानते हैं कि हमारे पास वर्ग कितने हैं, 5 वर्ग है और प्रत्येक वर्ग का कौन सा आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा है, जैसे तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। और ये प्रत्येक वर्ग का, तो इस तीसरे, चौथे, पांचवे में प्रत्येक वर्ग में कितनी कितनी ध्वनियां हैं, प्रत्येक वर्ग में 5-5 ध्वनियां हैं। तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का जब तीसरा, चौथा, पांचवा ले रहे हैं तो कितनी ध्वनियां आ गई इसके अंतर्गत, 5। यानी कैसे, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। ऐसे इसमें कितनी ध्वनि आ गई, 15 ध्वनियां आएगी। और उसके साथ अब क्या ध्यान रखना, उसके साथ ध्यान रखना य, र, ल, व और एक ह, ये 5 ध्वनियां ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और ये 5 ध्वनियां ध्यान रखेंगे। इन 5 ध्वनियों के साथ साथ आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो 11 स्वर है, ये 11 स्वर भी इसी के अंतर्गत रखे जाते हैं। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना, अपवाद के रूप में। 11 स्वर किसके रूप में रखे जाते हैं, अपवाद के रूप में। अब आप इनकी कुल संख्या गिन सकते हैं कि 15, 5, 20 और 11, 31 होती है। लेकिन समझना आपको क्या है, समझना आपको ये है और याद आपको ये रखना है। 2 ही बातें इस पे ध्यान रखनी है। तीसरा, चौथा, पांचवा आपको समझना है, वो आपको इसके माध्यम से समझना है। और य, र, ल, व, ह आपको केवल याद रखना है। और जो 11 स्वर है ये अपवाद के रूप में
और कुल संख्या इनकी कितनी होती है? 31 हो जाती है। अब हमने समझना क्या है? अघोष ध्वनि समझनी है। अघोष के अंतर्गत पहले ये स्पष्ट कर लें कि अघोष की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 13 है। और इन कुल 13 संख्या में कौन कौन सी ध्वनियां आती है? तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ग की पहली और दूसरी ध्वनि क्या कहलाएगी? पहली और दूसरी ध्वनि कहलाएगी अघोष। ठीक है। और अघोष में आप सभी जानते हैं कैसी ध्वनि आती है, जिनको बोलते समय स्वर तंत्री में गूंज और कंपन पैदा नहीं होती। और प्रत्येक वर्ग की जब पहली और दूसरी है तो पहले में कितनी है? 5 है और दूसरे में कितनी है? 5 है। अर्थात पहले और दूसरे में, यानी कहने का मतलब सीधा है कि इसमें 10 ध्वनियां हैं। और इसी के साथ साथ आप क्या ध्यान रखेंगे कि सौ, पेट कटा सौ और छोटा सौ, ठीक है, ये 3 ध्वनियां भी आएगी। तो इस पे भी आप किस तरीके से ध्यान रखेंगे? पहला तरीका ये कि अघोष को आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि कुल संख्या कितनी है? 13 है। और समझना आपको ये है कि पहला और दूसरा क्या है? आपका अघोष है। पहला और दूसरा अघोष है। वो किसके माध्यम से समझेंगे? इन व्यंजनों के माध्यम से। और ये आपको याद रखना है, जो ये शौ है, ये तीनों के तीनों शौ आपको याद रखने हैं। इसके आधार पर आप इसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो आप सभी जानते हैं कि एग्जाम कैसे भी पूछ लेता है, आपसे पूछ लेता है कि निम्न में से शौ ध्वनि कौन सी है? सघोष है, अघोष है, अल्प प्राण है, महाप्राण है। तो इस प्रकार के इस पे सवाल बनते हैं। फिर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमें कैटेगराइज करना कि अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है, अल्प प्राण कौन सा है और महाप्राण कौन सा है। उसके बाद जानेंगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। प्राणत्व के आधार पर आप सभी जानते हैं कि अल्प प्राण है और महाप्राण है। अल्प प्राण में सभी ऐसी व्यंजन ध्वनि आएगी जिनको बोलने के लिए श्वास वायु कम खर्च होती है। और महाप्राण में सभी ऐसी व्यंजन ध्वनियां आएगी जिनको बोलने के लिए श्वास वायु अधिक खर्च होती है। अगर हम पहले अल्प प्राण की बात करें तो इनकी कुल संख्या कितनी है? 23 है। और जिनमें किस प्रकार की ध्वनि आएगी? जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और य, र, ल और व। और इसी के साथ साथ 4 स्वर आएंगे। और स्वर कौन से? जैसे आपका अ हो गया, छोटी ई हो गया और छोटा ऊ हो गया और री हो गया। इनकी कुल संख्या कितनी हो जाती है? 23। अगर पहला, तीसरा और पांचवा समझे हम व्यंजन में, तो पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा है? तो ये आप देख सकते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, यानी पहली लाइन और तीसरी लाइन और पांचवी लाइन, ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे? ये तीनों के तीनों कहलाएंगे अल्प प्राण। ये तीनों के तीनों अल्प प्राण है। और इन तीनों में कुल कितने व्यंजन है? 15 व्यंजन है। तो आप गणना भी कर सकते हैं, इनकी आप गणना भी कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा है, जैसे 15 और 4 कितने हो जाएंगे? 19 और 4 कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। अब इसके बाद है महाप्राण। महाप्राण की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 23 है। और इनमें देखा जाता है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा। इसी के साथ साथ आप क्या ध्यान रखेंगे कि सौ, पेट कटा सौ, छोटा सौ और ह। और उसके साथ आप 7 स्वर कौन से? 7 दीर्घ स्वर कौन से? जैसे आपका आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, आय हो गया और ओ हो गया और आऊ हो गया। ये सातों के सातों स्वर किस में रखे जाते हैं? महाप्राण में। लेकिन ये भी किसके रूप में रखे जाते हैं? अपवाद के रूप में रखे जाते हैं। और ये जो 4 स्वर हैं ये भी किसके रूप में रखे जाते हैं? अपवाद के रूप में रखे जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो 4 ये स्वर हैं और ये जो 7 स्वर हैं, ये 4 कौन से हैं? अश्व स्वर हैं और 7 कौन से हैं? दीर्घ स्वर है। इन दोनों का भी हमने उच्चारण ऐसे ही पढ़ा था जैसे हम अल्प प्राण और महाप्राण का पढ़ रहे हैं। ह्रस्व स्वर पे हमने देखा था कि श्वास वायु कम खर्च होती है और ऐसे ही अल्प प्राण में भी श्वास वायु कम खर्च होती है। फिर हमने दीर्घ स्वर पे देखा था कि श्वास वायु अधिक खर्च होती है और ऐसे ही महाप्राण में भी श्वास वायु अधिक खर्च होती है। इसीलिए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को, यानी अश्व और दीर्घ, इन दोनों को इनके अंतर्गत रखा जाता है अपवाद के रूप में। अब आपको याद कैसे करना है? याद आप कैसे करेंगे कि इन जो ये संख्या है इनको आप समझेंगे और इनको याद करेंगे, और इसकी संख्या समझेंगे, इनको याद। समझना किसके आधार पर है? इनके आधार पर। याद नहीं करना। याद करने का बोझ जब दिमाग में डालोगे तो याद नहीं होगा, बल्कि उल्टा भूल जाओगे। और उसी के साथ साथ आप अल्प प्राण और महाप्राण में कैसे ध्यान रखेंगे कि ये जो संख्या है 1 से लेकर 5 है और इन पांचों में विषम कितनी है? पहली, तीसरी, पांचवी, ये क्या है? ये आपकी विषम है। और ये विषम संख्या किसके अंतर्गत आएगी? अल्प प्राण के अंतर्गत।
और समसंख्या कितनी, जैसे दूसरा और चौथा, ये किसके अंतर्गत आ जाएगी, आपके महाप्राण के अंतर्गत। इस तरीके से समझेंगे और वो याद करेंगे, छोटा स और ह याद करेंगे। तो आज का टॉपिक इतना ही है। आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्णों का उच्चारण स्थान। जितने भी हिंदी में वर्ण हैं उन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, अर्थात किस भाग के माध्यम से किस ध्वनि को बोला जाता है। आज के लिए इतना ही।